बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सुबह से रात हो गई थी, पर आज मेरे हाथ कोई भी गाहक न लगा। मैं बहुत परेशान था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपनी माँ की दवा कैसे लूँगा। कहने को तो अम्मा के 5 बेटे थे, पर सिर्फ एक मैं ही था जो अम्मा का ख्याल रखता था। अब मैं इस वक्त इस इलाके में था जिधर मेरी सब्जियां बहुत अच्छी बिकती थीं, पर आज तो मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान ही नहीं थी कि कोई मुझसे सब्जी खरीद लेता। अभी मैं यही सोच रहा था जब अचानक ही पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। मैंने जैसे ही चौंक कर पीछे देखा तो एक लड़की मेरी जानिब ही आ रही थी। लड़की मेरे ठेले के पास आकर रुक गई। अब गहरी सांस खारिज करने लगी। जब मैंने इस थैले में मौजूद मटके से पानी भरा, इस लड़की को दिया, उसने पानी पिया, फिर कहने लगी कि बचाओ, मुझे बचा लो। ये कहकर खौफजदा नज़रों से पीछे देखती थी। मैं भांप गया था कि इस लड़की के पीछे यकीनन कोई आवारा लड़का लगा होगा। मैंने इससे कहा कि देखो, रात के वक्त ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। जब लड़की कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैंने इस पर भरोसा कर लिया, पर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं अपनी जान बचाकर भाग आई हूं। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझे बचा लो। यूं मैंने इसको वो चादर उड़ाती थी जो अमूमन मैं अपने ठेले के ऊपर दिया करता था। वो लड़की वही चादर करके इस जगह पर सहम कर बैठी रही। मुझे काफ़ी अजीब लगा था कि अब तो इस सुनसान जगह पर कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने इससे कहा कि देखो, तुम जा सकती हो, मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई तुम्हारे पीछे है। जब कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, उसकी बात पर मैं ठिठक गया। मैंने इससे कहा कि अपने घर के अलावा तुम और कहाँ जाओगी। कहने लगी कि मैं किसके घर जाऊँ जिधर से मैं खुद भाग कर आई हूँ। कौन मुझे कबूल करेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। एक लम्हे को तो मुझे इस लड़के पर तरस आ रहा था, पर अब इसकी बात सुनकर तो मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था कि कैसी लड़की है जो अपने घर से ही भाग गई। पर मैं क्या करता, मजबूर होकर मुझे इसे अपने घर ही ले जाना पड़ा। मैं कहाँ जानता था कि मुझ पर तो इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। अम्मा ने जैसे ही मुझे इस लड़की के साथ देखा तो कहने लगी कि अशरफ बेटा, ये तुम किसे अपने साथ लेकर आ गए हो, खैर तो है। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, बस इस लड़की को खाना दे दो और इसे कमरा भी दिखा दो। अम्मा ने इस लड़की को पहले खाना दिया और फिर कमरा दिखाया। वो लड़की इस कमरे में चली गई। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी कि अम्मा, इस लड़की के पीछे कोई लड़के लग गए थे। ये जान बचाकर भागी तो मेरे ठेले से आकर टकराई। मैंने इसे थोड़ी जगह दे दी, लेकिन ये कह रही है कि अभी अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि ये घर से भाग कर आई है। ये सुनकर तो अम्मा के रंग उड़ गए थे। अम्मा कहने लगी कि नहीं बेटा, देखो, लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है, उसने अपनी इज्जत खुद गंवा दी है। बस अब तुम यूँ करो कि इसे अपने घर ही छोड़ाओ। अगर ये ज़्यादा देर यहाँ रही तो मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे, और अगर इसके घर वालों ने हम पर शक किया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि कल सूरज निकलने से पहले ही तुम इस लड़की को इसके घर छोड़ाओ। मैंने अम्मा की बात सुनी तो मुझे भी यही लग रहा था। अगले रोज़ मैं इस लड़की के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा, पर वो पहले से उठी हुई थी। अम्मा ने नाश्ता तैयार किया। मैंने इससे कहा कि देखो, अपने घर का पता बताओ। जब वो बोली कि अम्मा, पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मैंने इसे कहा कि देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम वहाँ से जिधर भी चली जाना, पर मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और लोग मुझे भी बातें सुनाएं। मैंने काफ़ी कड़वी बात कही थी, पर मैं क्या करता, बात भी तो सच्ची थी। ये वो लड़की खामोश हो गई। उसने अपने घर का पता बताया और मैंने इसे वहाँ छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दिल से बोझ हल्का हो गया हो। अब घर आया तो मुझे फिर से अम्मा की दवाइयों का ख्याल आया था। मेरी तो 2 दिन से सेल ही नहीं हो रही थी। अम्मा की दुआएं सुनता था तो तलखी से मुस्कुरा देता था, क्योंकि अम्मा की दुआएं तो ऐसी थीं जैसे मैं कोई शहजादा हूँ। मेरा नाम अशरफ है। हम कहने को तो 5 भाई थे, पर मैं सबसे छोटा था। जब से होश संभाला था, अपने भाइयों को हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते ही देखा था। मैं इनसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा था, इसी वजह से मेरे भाइयों की मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पर हमेशा अम्मा मेरा साथ देती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे बड़े भाई ने किसी नाचने वाली से शादी कर ली थी और यूं इस बदकिरदार लड़की को हमारे घर की बड़ी बहू बना दिया था। माँ सख्त खिलाफ थी। अम्मा की अपनी बहू से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो किरदार की अच्छी नहीं थी।
पर मेरा बड़ा भाई इसके हुस्न का इतना दीवाना हो गया था कि इससे अपनी माँ की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया था। वो अपनी माँ से अब ज़बान दराज़ी करने लगा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। पर बड़े भाई की देखा देखी बाकी भाई भी अपनी मनमानी करने लगे थे। अब्बा तो हमारे बचपन में ही हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। एक अम्मा ही थीं जो हमारा सहारा थीं। अम्मा आए रोज़ दुआ करती रहती थीं कि मेरे बेटे मुझे कहीं तन्हा ना छोड़ दें। इन्हें यही खौफ रहता था। एक मैं था जो अम्मा को यकीन दिलाता था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई की देखा देखी बाकी भाई भी अब यही कहने लगे कि अपनी शादी वो अपनी मर्जी से करेंगे। अम्मा ने बहुत खूबसूरत लड़कियां तलाश की थीं, पर वो सब यही कहते थे कि हनीफ ने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है, यहाँ तक कि नाचने वाली को अपनी बीवी बना दिया है। तो क्या हम पर कोई हक नहीं है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी करें? यूँ अम्मा खामोश हो जाती। दिन ऐसे ही गुजरने लगे जब मेरा तीसरा भाई एक रोज़ नशे की हालत में आया था। उसे इस हालत में आता देखकर तो अम्मा का दिल टूट चुका था। मैंने पहली दफ़ा अम्मा को इतना टूटते हुए देखा था। इतना दुख तो अम्मा को बड़े बेटे की पसंद की शादी पर भी ना हुआ था। मेरा भाई नशे से झूल रहा था, एक लड़की का नाम लिए जा रहा था। मैं जान गया था कि मेरा भाई इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। अम्मा ने इसकी हालत देखकर इस खौफ से इसे इजाज़त दे दी कि वो शादी कर ले, क्योंकि अम्मा नहीं चाहती थी कि इनका बेटा इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल ही जहनी मरीज़ बन गया था। पर भाई कहने लगा कि मैं कैसे इससे शादी कर लूँ, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तो इससे टूट कर चाहता हूँ, पर वो है कि यही कहती है कि तुम गरीब हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अम्मा कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो इसे भूल जा। पर भाई कहने लगा कि मैं इसे भूल नहीं सकता, लेकिन इसे जैसे तैसे भी करके अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करूँगा। अब वो रोज़ ही बाहर नशे की हालत में पाया जाता था। कभी मुझे कोई दोस्त आकर बता रहा होता था कि तेरा भाई फला गली में नशे में झूल रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा होता। मेरे बाकी दो भाई बड़े बिजनेसमैन बन रहे थे। वो दिन रात मेहनत तो करते थे, पर अम्मा की कभी इज्जत नहीं करते थे। वो अम्मा को हर रोज़ यही कहते थे कि देख अम्मा, हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हमें बड़ा आदमी बनना है। इसी वजह से अपने गम हमसे न बांटा कर, अपने बाकी बेटों को अपने दुख दर्द बताया कर। अम्मा भी इन्हें अब कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि अम्मा को भी यकीन था कि वो यकीनन कुछ करके दिखाएंगी। और यही हुआ था। इन दोनों ने काफ़ी कम अरसे में बहुत अच्छी तरक्की की थी। अम्मा नहीं जानती थी कि ये तरक्की कैसे हुई। इतने कम अरसे में कोई भी इतना कामयाब नहीं हो सकता। यकीनन कोई किसी कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा होकर बिजनेस बनाता है। मेरे भाइयों ने भी यही किया था। वो तभी कम अरसे में इतने अमीर हुए थे। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने ये शोहरत कैसे हासिल की, पर जैसे तैसे करके हमारे घर पैसे आने लगे। मेरे भाई अम्मा को भी काफ़ी पैसे दे दिया करते थे, लेकिन ये कब तक चलता रहता। अम्मा को शक था कि पता नहीं कमाई हलाल की है कि नहीं, तभी डर डर कर अम्मा पैसे लगाती थी। जब एक रोज़ इस रात से भी पर्दा उठ ही गया, क्योंकि उस रोज़ पुलिस ने हमारे घर पर छापा मार दिया था। मेरे दोनों भाइयों को वो गिरफ्तार करके ले गई थी। हमारे घर में तो गोया क़यामत टूट गई थी। मेरा भाई जो नशा करता था वो भी अब आवारागर्दी करता रहता था। उसने अपना चाल चलन बिल्कुल बदमाश लड़कों की तरह बना लिया था। इसकी उम्र 30 से भी ज़्यादा हो गई थी, और शादी इसने इसलिए नहीं की थी कि वो इस लड़की से शादी करेगा जिसको इसने जाने कहाँ देखा था। 2 साल मेरे दूसरे दोनों भाई जेल में सड़ते रहे। अम्मा इन्हें आए रोज़ याद करती रहती थीं। यूँ वो 2 साल बाद रिहा होकर आए थे, पर अभी भी उन्होंने वो काम नहीं छोड़ा था। उन्होंने सूद के ज़रिए पैसे कमाए थे। अभी भी वो यही करते थे, पर अब वो होशियारी से ये काम करते थे ताकि पुलिस को फिर से शक न हो जाए, और ये वो अपने काम में कामयाब भी हो गए थे। तभी अपनी पसंद से उन्होंने शादी कर ली थी। इनकी दोनों बीवियां काफ़ी फैशनेबल थीं। हमारे घर आते ही इनके नखरे शुरू हो गए थे कि हम ऐसे नहीं रह सकती, हमें अलग घर लेकर दो। दोनों भाइयों में इख्तलाफ हो गया था। बड़े भाई तो पहले ही अलग हो चुका था, जबकि अब ये दोनों भाई भी आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। कभी बिल ज़्यादा आ जाता तो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते थे कि हम तो काफ़ी बचत करते हैं, तुम ही फजूल खर्ची करते हो। यूँ वो दोनों एक दूसरे की जान लेने के दर पर थे, पर अम्मा इन दोनों को संभाल लेती। जब इन दोनों ने अलग घर बनाने का मुतालबा किया और अपना बिजनेस भी अलग अलग कर लिया था,
यूँ वो दोनों इस घर से चले गए थे। अब घर में मैं और मुझसे बड़ा भाई ही था। वो कहने को काफ़ी सुलझा हुआ था। उसने अम्मा से कहा था कि अम्मा फिक्र मत करें, मेरे लिए आप ही अपनी बहू तलाश करके लाएंगी। अम्मा तो जज्बाती होकर इसका माथा चूमने लगी। माँ को लगा था जैसे वो इनका फर्माबरदार बेटा है। अम्मा ने लड़कियों की तलाश भी जारी रखी थी। एक खूबसूरत और दीनदार लड़की अम्मा को मिली थी। अम्मा ने कोई देर न लगाई और यूँ मेरे बड़े भाई का रिश्ता इस लड़की से पक्का कर दिया था। मुझे भी अपने भाई पर बहुत फ़ख्र था कि वो अपने बड़े भाइयों की तरह नहीं था, बल्कि उसने अपनी अम्मा की पसंद से शादी की है। इसकी शादी अम्मा की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे ही अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है और मेरा फर्माबरदार है, तो बहू के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। वो भी अपनी बाकी जेठानियों की देखा देखी अब मेरे भाई पर हुक्म चलाती थी और इसे अपने शिकंजे में करने की कोशिश करती थी। मेरा भाई इसकी बातों में आ गया और इस तरह वो भी बिगड़ गया। अम्मा का दिल टूट गया था। अम्मा को लगता था जैसे वो अपनी पसंद की बहू लेकर आएंगी तो बहू इनकी फर्माबरदार होगी, पर अब तो इनका यकीन इस बात से उठ ही चुका था। वो घर हम 5 भाइयों के नाम था, जिसमें अब हम 2 भाई रहते थे। मैं ऊपर वाले पोर्शन में अपनी अम्मा के साथ रहता था, जबकि नीचे वाले पोर्शन में बड़े भाई की फैमिली ही रहती थी। जब एक रोज़ अचानक ही किसी शोर का एहसास हुआ, मैंने अम्मा को कहा कि मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही नीचे गया तो मेरे सारे भाई इकट्ठे थे। वो किसी मौजू पर बातचीत कर रहे थे। मैं उनके साथ बैठना चाहता था। बड़े भाई ने मुझे घूरी नवाजी, कहने लगा कि देखो अशरफ, तुम्हारा यहाँ बैठने का कोई काम नहीं है। अभी छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैं वहाँ से उठकर ऊपर आ गया। अम्मा कहने लगी कि क्या हुआ है। अम्मा को बता दिया कि भाई सब इकट्ठे होकर किसी मौजू पर बात कर रहे हैं, आपको भी नीचे जाना चाहिए। अम्मा जाने ही लगी, पर अचानक ही कुछ सोचकर उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने अम्मा को कहा कि क्या हुआ है, क्या आपको भी भाई मना करेंगे? अम्मा कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद ही नीचे जाने से गुरेज कर रही हूँ कि कोई ऐसा फैसला ना कर दें जिससे मेरे दिल को चोट पहुँचे। यूँ अम्मा ने भी नीचे जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी कुछ सेकंड ही गुजरे थे जब मेरे सारे भाई ऊपर आए। अम्मा से कहने लगे कि अम्मा, हमें पता है कि ये फैसला आपको गलत लगेगा, पर बात यह है कि इस घर को बेचा जा रहा है। माँ ने जैसे ही ये सुना तो उनके सर पर तो कोई आसमान गिर गया था। अपने बच्चों से कहने लगी कि बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये घर तो तुम्हारे अब्बा की आखिरी निशानी है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके ये घर बनाया है, तुम ऐसा मत करो। जब मेरा नशई भाई कहने लगा कि अगर ऐसा ना किया तो मैं अपने कर्जे कैसे उतारूंगा, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है। अम्मा ने इसे गुस्से से कहा कि तुम्हें किसने कहा था कि ऐसी आदतें डालो और इस गंदे काम में पड़ जाओ। पर बड़ा भाई कहने लगा कि अम्मा, इसे कुछ मत कहें, पहले ही इस बेचारे का दिल टूटा हुआ है। सिर्फ इसे ही पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे भी अपनी बीवी के लिए कंगन खरीदने हैं, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम मुझे अपने कंगन दे दोगी और इसमें अपना काम बढ़ा लूँगा तो फिर वक्त आने पर मैं तुम्हें कंगन बना कर दूँगा। पर अब मेरी बीवी जिद करती है, इसी वजह से मैंने फैसला किया है। तो वैसे भी ये तो घर हमारा ही है। अम्मा ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम सबको इस घर के 5 हिस्से करने होंगे और अशरफ का भी इतना ही हक होगा। ये सुनकर तो चारों भाइयों के चेहरे के तेवर बदल गए थे। वो चारों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई सगा नहीं बल्कि इनका सुतेला था। बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इसी तरह वो घर बिक गया था। पर जैसे ही मेरे बड़े भाई ने मुझे इस घर का हिस्सा दिया तो वो पैसे देखकर मेरे औसान खता हो गए थे। मैंने अम्मा को वो पैसे दिखाए। अम्मा कहने लगी कि ये क्या है। मैंने अम्मा से कहा कि भाई ने मुझे इस मकान के हिस्से के इतने ही पैसे दिए हैं। अम्मा भी खामोश हो गई थी। वो पैसे इतने भी ना थे कि 2 मरले का घर खरीदा जा सकता। इस पर तो किराए के घर में ही रहना पड़ता। मेरी पढ़ाई भी अभी बाकी थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। यूँ मैं अम्मा को लेकर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। अम्मा को कोई भी भाई रखने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि इन सब की बीवियां यही कह रही थीं कि हमें ये बोझ बर्दाश्त नहीं है। चुनाचा मैं अम्मा के साथ ही था। मैं अम्मा को लेकर किराए के मकान में आ गया। अम्मा आए रोज़ यही दुआ करती थीं कि मेरा बेटा, तेरे नसीब ऐसे खुलेंगे कि तेरी ज़िंदगी शहजादों की तरह हो जाएगी। अम्मा की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देता था,
क्योंकि मैं जानता था कि ये सब तो बस एक हसीन ख्वाब है। ऐसी कड़वी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर अम्मा को तो फिर भी हौसला देता था कि हाँ क्यों नहीं, देखना तेरा ये शहजादा एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा। यूँ अम्मा बहुत खुश हो जाती। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। जॉब के लिए मारा मारा फिरता था और मुझे जॉब कहाँ मिलती। मेरे पास कोई तजुर्बा जो नहीं था। मेरी पढ़ाई को तो सिर्फ 1 महीना गुजर गया था जब मुझे मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम ऐसा करो कि जो पैसे बचे हैं इससे थोड़ी सी सब्जियां खरीद दो और सब्जियां बेचा करो। ये सुनकर मेरा दिल कट सा गया था। कभी नहीं सोचा था कि मुझे ज़िंदगी इस दौराहे पर ले आएगी कि मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। भाइयों से मदद मांगता था तो वो मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अम्मा ने एक दिन हमें छोड़कर चले ही जाना है। वो बुढ़ापे की तरफ चली गई हैं। उनका इलाज करवाना फजूल है और वैसे भी पैसे ही ज़ाया होंगे, तो तुम इतनी दवाइयाँ मत लो। पर मैं ऐसा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं। तभी मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी कि सब्जियां ही सही पर अम्मा की दवाइयों के पैसे तो आ ही जाएंगे। यूँ अब मैं रोज़ाना वो ठेला लेकर सब्जियां बेचा करता था। सुबह से शाम हो जाती थी, कोई ना कोई ग्राहक मिल ही जाता था। मेरी सब्जियां वैसे भी तो तरोताज़ा होती थीं, क्योंकि मेरा दोस्त अपनी ज़मीन से ही मुझे सब्जियां लेकर देता था और मैं अपना प्रॉफिट रखकर बाकी पैसे से दे दिया करता था। मुझे काफ़ी कम मुनाफा होता था, लेकिन मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी। अम्मा की दवाइयाँ आ जाती थीं, मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे जब इस रोज़ अचानक ही मेरा टाकरा इस लड़की से हुआ था। वो लड़की काफ़ी बौखलाई हुई थी। मैंने इसे पानी दिया, फिर अपने घर लेकर गया। पर जैसे ही अम्मा ने मुझे नसीहत की कि ऐसे किसी कुमारी लड़की को अपने साथ रखना मायूब समझा जाता है, तो मैंने फ़ौरन ही इस लड़की को इसका घर का पता पूछा और इसे वहाँ छोड़ दिया। मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन था। मैं आए रोज़ अपने ठेले में सब्जियां बेचा करता था। जब एक रोज़ मैं इसी घर के पास से गुजरा था, मुझे याद आया कि ये तो इसी लड़की का घर है, पर घर का दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता था। मुझे काफ़ी तजस्सुस था कि इस लड़की के साथ न जाने क्या हुआ होगा। उसके माँ बाप ने उसे कबूल कर लिया होगा। अभी मैं यही सोच रहा था जब एक रोज़ अचानक ही अम्मा ने बताया कि तुझसे कोई मिलने आया है। मैंने जैसे ही अम्मा से पूछा कि कौन है, कहने लगी कि पता नहीं पर काफ़ी बड़ी उम्र का है। मैंने जैसे इस इंसान को देखा तो पहचान ना सका। कभी मैंने इसे पहले नहीं देखा था। जैसे ही उसने मुझे बताया कि मैं इस लड़की का बाप हूँ जिसकी तुमने मदद की थी, तो मेरे चेहरे के रंग उड़ गए थे। मैंने फ़ौरन ही इनको इज्जत दी और इन्हें बिठाया था। उनसे कहा था कि आपने आने की जहमत क्यों की? क्या कुछ हुआ है? क्या आपने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया? जब अंकल कहने लगे कि हाँ बेटी को तो मैंने माफ़ कर दिया है, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। तुम जैसी लड़की अगर सारे माशरे में पैदा हो जाए तो इस तरह के हर बुरे लड़के तो ख़त्म ही हो जाएं और हमारी बेटियां फ़ख्र से जीने लगेंगी। मेरी बेटी ने गलत कदम तो उठाया था, पर मैंने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी है। मैंने जैसे ही चौंक कर अंकल से कहा कि कैसी शर्त, तो उन्होंने मुझे वो शर्त बता दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा, पर अंकल कहने लगे कि मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, मेरी बेटी इकलौती है। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी बेटी खुश रहे, मुझे और क्या चाहिए? ये सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने अंकल को कहा कि मैं ये फ़ैसला खुद नहीं ले सकता। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी शादी मेरी अम्मा ही करेंगी। मैं अम्मा से बात करूंगा, अगर वो राज़ी हुई तो मैं ज़रूर आपकी बेटी से निकाह कर लूँगा। अंकल कहने लगे कि मेरे पास वक्त नहीं है। वो लड़का अभी भी मेरी बेटी के पीछे पड़ा रहता है। मेरी बेटी तो इसके डर के मारे अपने घर से नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ कि इसे मजबूत सहारा मिल जाए जिसकी वजह से वो आज़ादी से जी सके। मैंने इनसे कहा कि आप फिक्र मत करें, मेरी माँ राज़ी हो जाएगी तो मैं आपके यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आऊँगा। अंकल खुश हो गए और यूँ वो वापस चले गए। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी थी। अम्मा कहने लगी कि ऐसी लड़की से मैं कैसे तुम्हारी शादी कर दूं?
जो पहले से ही मशकूक हो और इसका पहले से चक्कर हो। अम्मा की बात का मुझे बुरा लगा था। मैं नहीं चाहता था कि अम्मा इस लड़की को ऐसा कहें। अम्मा की अपनी बाकी बहुएं कौन सा अच्छी थीं? उन्होंने तो अम्मा को ठुकरा दिया था। अम्मा को मैंने जैसे ही कहा कि क्या पता वो लड़की अच्छी हो और आपको मुझसे ना छीने, जैसे बाकी बहुओं ने आपके साथ किया है, क्या पता वो लड़की वैसा ना करे। अम्मा कहने लगी कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, हम कल ही इसका रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं खुश हो गया था। न जाने क्यों मैं भी इस लड़की को अपना नाम देना चाहता था। हाँ, मुझे ये डर था कि मुझ जैसे गरीब के साथ कौन ही शादी करेगा, पर अब तो मेरी लॉटरी ही निकल गई थी। अम्मा को मैंने अभी ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी कि इसका बाप मुझे जायदाद देगा, और यूँ अगले रोज़ अम्मा के साथ मैं इस लड़की के यहाँ चला गया। यूँ मेरा रिश्ता इस लड़की से पक्का हो गया था और कुछ ही देर बाद सादगी से निकाह भी हो गया था। निकाह के बाद ही मेरे ससुर ने वो सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की हमारे घर आ गई थी। मेरे दिन फिर गए थे। मैं अपनी शादी पर अपने भाइयों को भी बुलवाना चाहता था, पर मेरे भाई इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, या फिर इन्हें लगता था कि मेरी शादी भी मुझ जैसी आम ही लड़की से होगी और इन्हें क्या फ़ायदा होगा। पर कुछ दिनों बाद जैसे ही मेरे भाइयों को पता चला कि मेरी शादी तो एक अमीर लड़की से हुई है जिसके अब्बा ने ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, तो मेरे भाई तो उठकर बैठ ही गए थे। अब वो रोज़ ही मेरे पास आ जाते, पर आज तक मैंने अपनी बीवी को इनके सामने लाने की गलती नहीं की थी, क्योंकि ना जाने क्यों मैं नहीं चाहता था कि मेरी खूबसूरत बीवी ऐसे मर्दों के सामने आए। मैंने अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मेरे 4 भाई हैं, बस मैं इसे छुपा कर ही रखता था। अम्मा भी इस बात से खुश थीं। अम्मा ने कभी भी मुझे नहीं कहा था कि अपनी बीवी को अपने ख़ानदान से मिलवाओ। हम भी तो देखें तुम्हें कौन सी हूर परी मिली है, और तो और इसके अब्बा ने तो सारी जायदाद भी तुम्हें दे दी है। पर मैं इन्हें टाल देता था कि वो बहुत शर्माती है, मैं आपको इसके सामने नहीं ला सकता। यूँ चंद अरसे बाद मेरे ससुर ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे लिए एक प्लॉट ख़रीदा है और वो जल्द ही घर तामीर करके हमें वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। ये सुनकर तो मैं खुशी से उछलने लगा था। अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, लगता है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तुम ही तो कहती थी कि मेरा बेटा शहजादा बने। अब देख लो, तुम्हारे बेटे की शहजादे वाली ज़िंदगी शुरू हो गई है। अम्मा भी अब मेरी नसें उतारती रहती थीं। यूँ चंद अरसे बाद हम इस घर में शिफ्ट हो गए थे, जब मेरे भाई कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े घर में रह रहे हो, तुम तो अपने भाइयों को भूल ही गए हो। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, कभी हमें भी अपने घर में बुलाओ। अम्मा कहने लगी कि देखो, अगर वो इतना इसरार कर रहे हैं तो मैंने अपने सारे भाइयों को अपने घर बुला लिया था। वो 4 दिन के मेहमान बने थे। मैंने अपनी बीवी से कह दिया था कि देखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम उनके सामने जा सकती हो। वो जैसे मेरे भाई हैं वैसे तुम भी इन्हें अपना ही भाई समझो। मैं एक पल को वो सब गम भुला चुका था जो मेरे भाइयों ने मुझे दिए थे, और मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मेरे हमदर्द हैं। पर यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि रात का आखिरी पहर था, घर में इतनी जगह नहीं थी। तभी मैं अपने 3 भाइयों के साथ सो रहा था। मुझे अपनी बीवी का एक दफ़ा भी ख्याल ना आया, जब अचानक ही मुझे पानी की तलब हुई। मैं जैसे ही किचन में गया तो मुझे अपनी बीवी की सरगोशी सुनाई थी, जो किसी से सरगोशी करके बात कर रही थी। मैंने जैसे ही कान लगाकर सुना तो वो किसी को कह रही थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी भी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना चाही, पर मेरी इज़्ज़त महफूज है। अब मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। अपनी बीवी की ये बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। मुझे इस पर शक होने लगा था। मैं हमेशा परेशान रहता था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। अगले रोज़ मेरी बीवी फिर से इसी जगह गई थी। वो इसी लड़के से बात कर रही थी, पर ना जाने वो कौन था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये पता लगा कर रहूँगा कि मेरी बीवी किससे बातें कर रही है। जैसे ही मैंने छुप कर देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी सच्चाई सुनने को मिलेगी। मैं अपनी बीवी से बदगुमान हो गया था। मैं अब इससे बात भी नहीं करता था। शायद इसके बाप ने इसी वजह से सारी जायदाद मेरे नाम की थी और अपनी बेटी के नाम कुछ भी नहीं किया था।
क्योंकि वो जानता था कि इसकी बेटी अच्छे किरदार की हामिल नहीं है। अब मेरा मुंह बिल्कुल बंद हो गया था। अब मैं इस घर को वहशत से घूरता था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि इस घर की वजह से अब मैं अपनी बीवी को कुछ भी नहीं सुना सकता। अगर मैंने अपनी बीवी को कुछ भी कहा तो ये घर भी मेरे हाथों से चला जाएगा। लेकिन मैं फिर भी इसे नाराज़गी का इजहार कर ही दिया करता था। मुझे इस पर शक था। मेरे भाई अभी भी हमारे साथ ही मौजूद थे। अब आखिरी दिन था, मेरे भाइयों ने वापस जाना था। जब एक रोज़ अचानक ही मुझे अपनी बीवी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी थी। वो घर के पिछले सहन में थी। मैं दौड़ता हुआ उसके करीब जा रहा था। उसके साथ वो इंसान था जो इससे ज़बरदस्ती कर रहा था। जैसे ही मैंने इस इंसान को देखा तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई थीं। मैंने अगले ही पल इसको मार मार कर हलकान कर दिया था। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस भाई पर हाथ उठाऊंगा। मेरी बीवी बेहोश हो गई थी। हर कोई मुझे दूर कर रहा था। मेरी अम्मा कहने लगी कि अशरफ, तुम्हें क्या हो गया है? अपने भाई को इतना क्यों मार रहे हो? मेरा वो भाई अभी भी नशे में था, पर वो हंस रहा था और यही कह रहा था कि मैं इससे शादी करके रहूंगा। इस बात पर मुझे और गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं इस पर हाथ उठाए जा रहा था। मेरा हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे बाकी भाइयों ने मुझे काबू में किया था। मेरी बीवी बेहोश हो गई थी। जिठानियों ने मेरी बीवी को होश दिलाया, पर वो अभी भी डर रही थी, जबकि यहाँ तो मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि पिछले 4 दिनों से मैं अपनी बीवी पर शक कर रहा था। मेरी बीवी जिससे बात कर रही थी वो मेरा अपना ही वही भाई था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी जिससे पीछा छुड़वा कर भागी थी वो मेरा अपना भाई था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बीवी का गुनहगार हूँ। बदगुमानी ने मुझे बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपने भाई का वजूद अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। अम्मा मुझे हौसला देने लगी और कहने लगी कि क्या हो गया है? तेरी बीवी अगर तेरे भाई से मिल रही थी तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। तू अजीब क्यों सोच रहा है? मैंने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि अपनी बीवी से भी मैंने कोई बात नहीं की थी। इसे यही लग रहा था जैसे मुझे कुछ भी ना पता हो, पर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरे भाई को अभी ये नहीं पता था कि मैंने इस लड़की से शादी कैसे की है। तभी उस रोज़ वो मेरे पास आया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ कर दो। पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो इसे बहन समझता हूँ। मैं तो इससे मदद मांग रहा था कि मेरी मदद करे, मुझे वो लड़की ढूंढ दे जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शायद तुम्हारी बीवी गलत समझ रही थी। ये तुम्हारी बीवी ही है जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, वरना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारी बीवी यानी कि मेरी भाभी है। मैं चाह कर भी इसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। मुझे माफ़ कर दो। मैंने जैसे अपने भाई की बातें सुनी तो मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। इससे यही लग रहा था जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं तो सारी बात जानता था। मुझे तो सब मालूम ही था, लेकिन फिर भी खुद पर काबू पाते हुए मैंने इसे माफ़ कर दिया था। इसे यही लग रहा था जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मैं तो सारी बात जानता था। मुझे तो सब मालूम ही था, लेकिन फिर भी खुद पर काबू पाते हुए मैंने इसे माफ़ कर दिया था। लेकिन मैंने इस पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया था और अब अम्मा से यही कह रहा था कि जल्द से जल्द अपने बेटे को यहाँ से निकाल दो, वरना मैं अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जाऊँगा। माँ कहने लगी कि क्या हो गया है तुझे? तू तो कहता था कि तेरी शादी जैसे ही होगी तो तुम मुझे साथ ही रखेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा जैसा तेरे भाइयों ने किया। पर अब शादी के बाद तू तो अपनी बीवी का ही होकर रह गया। अम्मा की बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ था, पर मैं इन्हें सच्चाई नहीं बता सकता था। मेरी बीवी मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि अशरफ मुझे माफ़ कर दो। मैं कहाँ जानती थी कि किस्मत मुझे फिर से इसी दौराहे पर ले आएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लड़के के भाई होगे जिसकी मुझ पर गंदी नज़र होगी। मैंने इससे कहा कि मेरा भाई तो तुम्हें टूटकर चाहता था, तुमने इससे शादी क्यों नहीं की? जब वो कहने लगी कि मैं क्या करती, मेरी मुलाकात तुम्हारे भाई नबील से कॉलेज के ज़माने में हुई थी। मुझे भी वो बहुत पसंद था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने अम्मा अब्बा को भी इसका बता दिया था। पर जब एक रोज़ तुम्हारे भाई ने अजीब मुतालबा किया तो मैंने इसे साफ इनकार कर दिया
कि शादी से पहले मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैंने खुद को काफ़ी संभाल कर रखा हुआ है। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। हाँ, अम्मा अब्बा ने मुझे छूट दी हुई थी कि मैं अपना जीवन साथी खुद चुनूं, पर अम्मा अब्बा ने मुझे ये तमीज़ सिखाई थी कि मुझे अपनी हद में रहना है। मैंने कभी भी अपनी वो हद पार नहीं की थी। लेकिन तुम्हारा भाई नबील मुझसे अजीब तरह के मुतालबे करता रहता था। मैं तंग आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन ना जाने क्यों मुझसे भूल हो गई जो इसे अपनी तस्वीर भेजती थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो मुझे धमकी देने लगा था। उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें थीं। वो तस्वीरें तो उसने एडिट की थीं। वो तस्वीरें देखकर मेरी रूह कांप गई थी। कहने लगा था कि अगर तुम शादी से पहले मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगा और तुम्हारे माँ बाप को ये सारी तस्वीरें दिखा दूंगा। मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसके साथ वो सब कर गुजरूंगी, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत का ख्याल था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मा अब्बा को कोई चोट पहुंचे। तभी मैं उस रोज़ घर से भाग गई थी। अपनी अम्मा अब्बा को कहा था कि मैं किसी काम पर जा रही हूँ, पर पीछे से मैं वो ख़त लिखकर छोड़ आई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप को जब पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया है तो वो मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं नबील से मिली तो मेरे साथ वो गलीज़ हरकतें करने वाला था। मैंने काफ़ी मुश्किल से इससे जान छुड़वाई। तभी तो मुझे तुम मिल गए थे। मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे मसीहा मिल गया हो। तुम मुझे ज़बरदस्ती वापस छोड़ गए। वापस जाकर अम्मा अब्बा से मैंने माफ़ी मांगी थी और इन्हें सारी बात बता दी थी। अम्मा अब्बा कहने लगे कि हम तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कहाँ जानती थी कि नबील पागल हो जाएगा। अब वो आए रोज़ मेरी ताक में रहता था, मुझसे माफ़ी मांगता था, पर अब मैं इसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। तभी अब्बा ने फैसला किया था कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो हम एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ करेंगे। यूँ अब्बा ने यही कहा था कि तुम इसी लड़के से मुझे मिलवाओ जिसने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की है। मैंने अम्मा अब्बा को तुम्हारा पता बता दिया और यूँ मैं तुम्हारी बीवी बन गई थी। पर मैं कहाँ जानती थी कि तुम नबील के भाई निकलोगे। नबील ने जैसे ही उस रोज़ मुझे देखा था तो उसकी गंदी नज़रें मुझ पर वैसे ही पड़ रही थी जैसे वो पहले मुझे देखा करता था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रोज़ मैं जैसे ही पिछले सहन की सफाई कर रही थी तो उसने मुझे देख लिया। मेरे पास आकर कहने लगा कि क्या तुम वो सब पल भुला चुकी हो जो हम दोनों ने गुजारे थे। उसकी बात पर मैंने उसे साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर वो फिर भी बाज ना आया और उस रात के वक्त सहन में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। लेकिन वो तो शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पर अब मैं तुम्हारे भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। मैंने उसकी बातें सुनी तो बोला कि मुझे माफ़ कर दो। मेरे भाई की वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। नबील अपने बाकी भाइयों के साथ वापस चला गया था, पर अब अम्मा मेरी बीवी को एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करती थी। इन्हें यही लग रहा था जैसे मेरी बीवी की इस सब में गलती है। मेरी बीवी ने जानबूझकर अपने देवर पर इल्ज़ाम लगाया है। जैसे अम्मा तो वो सब बातें भुला गई थी कि कैसे मेरा भाई उस रात को नशे की हालत में आता था, पर वो अम्मा का बेटा था। अम्मा कैसे अपने बेटे के खिलाफ जा सकती थी। हाँ, वो वक्ती तौर पर भाइयों से नाराज़ थीं, पर वो फिर भी दिल से इनसे प्यार करती थीं। यूँ वो मेरी बीवी को कोसती रहती थीं। एक रोज़ मैंने फैसला कर लिया था कि इन्हें सच्चाई बताकर रहूँगा। तभी नबील को अपने घर बुलाया था। उसके साथ बहुत खुशी से पेश आ रहा था। अपनी बीवी को भी बता दिया कि अम्मा को सच्चाई दिखाने का यही अच्छा मौका है। यूँ मैंने अपनी बीवी को धड़कते दिल के साथ सहन में भेज दिया। नबील पहले से ही नशे के ज़ेर असर में था। तभी उसी वक्त वहाँ चला गया। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपको सच्चाई दिख जाएगी। अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है तो खुद ही सहन में जाकर देख लें। अम्मा जैसे ही वहाँ गईं तो वहाँ नबील अपनी सारी सच्चाई मेरी बीवी को बता रहा था और इससे माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, पर तुमने भी तो मुझसे शादी से इनकार किया था। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। तुम मेरे भाई से तलाक ले लो और फिर देखना मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मेरी अम्मा ने जैसे ही ये सच्चाई सुनी तो फ़ौरन नबील के पास गई। नबील को थप्पड़ों से उड़ा दिया था और धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अम्मा मेरे पास आई, मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मेरी बीवी से भी माफ़ी मांगी
कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिला वजह तुम पर शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूँ मैं अम्मा और अपनी बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा था। नबील को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब मैं इसे एक और मौका कभी नहीं दे सकता था। मैं अपनी बीवी को इससे दूर ही रखता था, कभी भी इसे अपने घर पर नहीं बुलाता था। अगर वो हमारे घर किसी भी मौके पर आ भी जाता तो अपनी बीवी को इससे दूर रखता था, ताकि वो मेरे साथ रहकर खुद को महफूज महसूस कर सके। मेरे वही भाई जो पहले मुझे किसी मामले में कुछ समझते ही नहीं थे और ना ही मुझसे कुछ पूछते थे, अब हर बार मेरे पास आ जाते हैं और मुझसे मशवरे लेते हैं। पर मैं इनसे छोटा हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ, तभी मैंने इन सब को माफ़ कर दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।